शाओले ने मासूमियत से जवाब दिया, सीनियर, मैं बस वहां आपकी हर बात मानूंगी और आपको सुनूंगी। चेन युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि टीचर लिहाओ अभी मीटिंग में फंसी हैं और उन्हें आने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। उसने सोचा, खाली बैठने से तो अच्छा है कि थोड़ा टाइम इन दोनों के साथ गुजार कर एंजॉय किया जाए। वो शाओले से बोला, चलो ठीक है, पर मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं सिर्फ ऊपर बैठूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, रास्ते में डॉर्मेट्री की वो खड़ूस ओल्ड लेडी आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, ए स्टूडेंट, तुझे नहीं पता ये लड़कियों का इलाका है, यहाँ क्या कर रहा है? शाओले ने तुरंत अपना पैंतरा बदला और आंटी के पास जाकर मक्खन लगाते हुए बोली, अरे आंटी, बुरा क्यों मान रही हो? देखो ना, वैकेशन शुरू होने वाले हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बेचारा सिर्फ मेरा भारी सामान पैक कराने आया है, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए जाने दो ना। आंटी का दिल पिघल गया और वो बोली, चलो ठीक है, पर याद रखना ज्यादा देर नहीं। शाओले खुशी से चहक उठी, थैंक यू आंटी, आप सच में सबसे बेस्ट हो। और वो झट से चेन युआन को अपने कमरे में खींच लाई। कमरे में कदम रखते ही शाओले इतराते हुए बोली, देखा मेरा रूम कितना साफ और चमकता हुआ है, अब जल्दी से मेरी तारीफ करो। चेन युआन ने चारों तरफ नजर घुमाई और अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, रूम तो ठीक है, पर ये तुम्हारी अलमारी का क्या हाल है? कपड़े बाहर झांक रहे हैं, तुमने इसे ठीक से बंद तक नहीं किया। जैसे ही चेन युआन ने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, जिंगहान घबराकर भागती हुई आई और अलमारी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज थीं और वो बोली, चेन युआन रुक जाओ, इसके अंदर लड़कियों के पर्सनल कपड़े हैं, तुम्हें उन्हें इस तरह नहीं देखना चाहिए। चेन युआन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। उसने जिंगहान की आंखों में देखा और बोला, अरे जब शाओले को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसमें कुछ ऐसा छिपा रखा है जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती? तभी शाओले ने पीछे से कहा, जिंगहान रहने दो ना, इसे देखने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर जिंगहान बेबस होकर धीरे से पीछे हट गई और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। जैसे ही जिंगहान अलमारी के सामने से हटी, चेन युआन की नजरें उन कपड़ों पर जम गईं। उन्हें देखते ही उसके होश उड़ गए और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में इन चीजों को कपड़े भी कहा जा सकता है? ये तो बस नाम के कपड़े हैं, बिल्कुल किसी पतले पारदर्शी फैब्रिक की तरह। उसने गौर किया कि वे सारे कपड़े एकदम मैचिंग सेट्स थे और उन्हें देखकर साफ लग रहा था जैसे वे किसी खास प्राइवेट पल के लिए ही मंगाए गए हों। चेन युआन को उन कपड़ों को इतनी गहराई से देखते देख जिंगहान शर्म के मारे पानी पानी होने लगी। वो बुरी तरह शर्मिंदा होकर अपने मन में सोचने लगी कि मैंने शाओले को कितना मना किया था कि ये सब मत खरीदो, पर ये लड़की कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। पता नहीं अब चेन युआन हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरी तो इज्जत का कचरा हो गया। तभी चेन युआन ने अपनी नजरें कपड़ों से हटाकर जिंगहान की तरफ घुमाई और पूछा कि जिंगहान, क्या ये सारी चीजें तुमने ही खरीदी हैं? ये सुनते ही शाओले बीच में कूद पड़ी और चहकते हुए बोली कि हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने और जिंगहान ने मिलकर पसंद किया है। हमने जानबूझकर मैचिंग कपड़े लिए हैं ताकि हम दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह लग सके। ये सुनकर जिंगहान का चेहरा लाल पड़ गया और वो हकबकाते हुए बोली कि नहीं, मैंने इस चीज के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं कहा था। ये सारी खुराफात शाओले की है, मैंने तो इसे बहुत मना किया था पर इसने एक नहीं सुनी। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक शाओले खिड़कियों की तरफ बढ़ी और उन पर भारी पर्दे डालने लगी। ये देखकर चेन युआन थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि अरे, तुम अचानक खिड़कियों को बंद क्यों कर रही हो? शाओले ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली कि चेन युआन, हमने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि उन तैयारियों का टेस्ट लिया जाए। चेन युआन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि अच्छा, तो तुम मुझसे क्या टेस्ट कराना चाहती हो? शाओले ने शरारत से जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है सीनियर, मैं आपसे क्या टेस्ट कराना चाहूंगी? चेन युआन ने अपनी कलाई घड़ी पर वक्त देखा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि टीचर लिहाओ के आने में अभी 45 मिनट बाकी हैं। 45 मिनट बाद वो अपने ऑफिस से बाहर आ जाएंगी। देखा जाए तो इतने कम टाइम में एक इंसान को भी ढंग से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और यहाँ तो ये दो हैं। लगता है आज मैं अपना पसंदीदा लॉन्ग गेम नहीं खेल पाऊंगा, आज तो मुझे क्विक लाइटिंग गेम ही शुरू करना होगा। चेन युआन ने उन दोनों की तरफ एक कातिलाना नजर घुमाई और अपना कोट उतारते हुए बोला कि ठीक है, तो चलो फिर मुझे भी जरा चेक करने दो कि आखिर तुम दोनों ने खुद को कैसे और कहाँ ट्रेन किया है। तो बताओ, पहले अपनी कुर्बानी कौन देना चाहेगा? ये सुनते ही दोनों के बीच एक प्यारी सी जंग छिड़ गई। जिंगहान ने तुरंत शाओले की तरफ उंगली कर दी तो शाओले ने पलटकर जिंगहान को आगे धकेल दिया। चेन युआन के पास अब फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं था। उसने बिजली की फुर्ती से उन दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके कानों के पास जाकर एकदम भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला कि ये फालतू की बहस बंद करो, क्योंकि आज मैं तुम दोनों का टेस्ट एक साथ लूंगा और यकीन मानो, आज तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा।
जैसे ही चेन युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। कुछ ही देर में उस रूम के अंदर से ऐसी अजीब और मदहोश कर देने वाली आवाजें आने लगीं कि बाहर गैलरी में सन्नाटा टूट गया। वहीं से गुजर रही वो खड़ूस वार्डन आंटी उन आवाजों को सुनकर एक पल के लिए ठिठक गई और अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाकर बुदबुदाई कि तौबा तौबा, आजकल के बच्चे तो वाकई हद से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं ये लोग। करीब 42 मिनट बीत चुके थे और अंदर का तूफान अभी शांत हुआ ही था। चेन युआन अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए और कलाई घड़ी पे टाइम देखते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। उसने पीछे मुड़कर बिस्तर पर पड़ी उन दोनों की तरफ देखा और बोला कि अभी मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम से जाना है, बाकी की जो भी टेस्टिंग बची है वो मैं वापस आकर पूरी करूंगा। जैसे ही वो गलियारे में आया, चेन युआन ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया कि 1 मिनट मुझे यहां से बाहर निकलने में लगेगा और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ड्राइव करके टीचर लिहाओ के ऑफिस तक पहुंचने में, यानी हिसाब एकदम बराबर है। उधर कमरे के अंदर शाओले अपनी बिखरी हुई जुल्फों को ठीक कर रही थी। उसने जिंगहान की तरफ देखा और पूछा कि जिंगहान, क्या तुम अभी भी होश में हो या चल बसी? जिंगहान ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली कि यार, ये वाला तो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा बेहतर था। ऐसा लगता है कि हम जो वो योगा क्लासेस ले रहे हैं वो वाकई हमारे शरीर पर कमाल का असर दिखा रही हैं। जिंगहान ने जोश में आकर आगे कहा कि मुझे तो लगता है कि मेरे अंदर गजब का इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमें अपनी ये स्पेशल ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। सोचो, सिर्फ आधे महीने में हम इतना बदल गए हैं तो 2 महीने बाद हम कितनी प्रो हो जाएंगी। उसके बाद तो ये चेन युआन हमारे सामने घुटने टेक देगा और उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब वो घमंडी फेंगमेन भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। शाओले ने उसे छेड़ते हुए कहा कि अरे ओ कॉम्पिटिशन की दुकान, तू हर चीज में मुकाबला क्यों ढूंढती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि चेन युआन को हम जैसी नाजुक लड़कियां ही पसंद हो। शाओले ने हंसकर कहा कि अरे चुप कर, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। अगर चेन युआन की बात की जाए तो उसे हम जैसे लोग कमजोर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, उसे तो बस परफॉर्मेंस चाहिए। इतना बोलकर शाओले ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई हथकड़ी निकाली और उसे अपनी उंगली पर नचाते हुए अफसोस के साथ बोली कि धत्त तेरे की, आज तो हम इस खिलौने का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। मुझे तो अब बस अगली बार का इंतजार है, देखूंगी कि इसका इस्तेमाल करते हुए ये खिलाड़ी चेन युआन कैसे रिएक्ट करता है। नीचे पहुंचते ही वही वार्डन आंटी फिर मिल गई और उसे ताना मारते हुए बोली कि क्यों लाडले, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने आए थे ना उसका भारी सामान नीचे लाने में, तो फिर वो सामान कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो खाली दिख रहे हैं। चेन युआन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आंटी, सामान तो मैं दूसरी तरफ से रख चुका हूँ। असल में उन्हें बस सामान एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना था। अब आप ही बताइए, उनकी मदद नहीं करता तो और क्या करता? आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन हंसते हुए सोचा कि सच में आजकल के जवान लड़के भी कितने शातिर हैं। जरा देखो तो कितना कम टाइम बीता है और ये ऑलरेडी दोनों सैटिस्फाई हो गए। इतना सब होने के बाद हमारा सीन कार की तरफ आ जाता है, जहां लीजियाओ कार के पास आती है और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर चेन युआन थोड़ा हैरान रह जाता है और वो लीजियाओ से बोलता है, टीचर, आज तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम इस तरीके से पीछे जाकर क्यों बैठ गई हो? लीजियाओ थोड़ा उदास होते हुए चेन युआन से बोलती है, मुझे लगता है कि मेरा पीछे बैठना ही सही है। उनकी ये बात सुनकर चेन युआन उन्हें बोलता है, एडवाइजर, आज तुम थोड़ा अजीब सा एक्टिंग कर रही हो। इतना बोलकर वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो ये मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। फोन पर तो इसने मुझसे नॉर्मली बात की थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लीजियाओ ने मुझे उन दोनों को ड्रॉप करते हुए देख लिया था? बात को आगे बढ़ाते हुए चेन युआन बोलता है, एडवाइजर, आज मैं रास्ते में अपनी 2 पुरानी क्लासमेट से मिल गया था, जिस कारण मैं उन दोनों को उनके रूम तक छोड़ने चला गया और पता ही नहीं चला कि टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत गया, क्योंकि वे दोनों मुझसे करियर चॉइस और फ्यूचर को लेकर बातें कर रही थीं। मुझे सही नहीं लगा कि मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी बहुत सलाह देने लगा। ये सुनकर लीजियाओ अपने मन में सोचती है कि चेन युआन स्टूडेंट संघ का मेंबर था और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। फिर वो उससे पूछती है, अगर गर्ल डोमेट्री की बात की जाए तो वो तो काफी ज्यादा क्लोज है, तो फिर तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया? चेन युआन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं काफी लंबे टाइम से स्कूल नहीं आया था और स्कूल आने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। ये सुनकर लीजियाओ बस इतना ही बोलती है कि वो सब समझ गई। तब चेन युआन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है और बोलता है, एडवाइजर, मुझे ये मत कहना कि अब तुम जेलस हो रही हो। ये सुनकर लीजियाओ हैरान रह जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है। चेन युआन हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? लीजियाओ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम ड्राइव पर ध्यान दो। तब चेन युआन कहता है, ठीक है, तो फिर जल्दी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाओ। लीजियाओ बोलती है, मैं पहले ही पिछली सीट पर बैठ चुकी हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि मैं आगे बैठूं या पीछे? चेन युआन अपना आखिरी दांव चलते हुए बोलता है, अगर तुम जल्दी से फ्रंट सीट पर नहीं बैठी तो मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा और तुम्हें ही देखता रहूंगा।
जल्दी ही बाकी के टीचर्स भी बाहर आने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगी कि वे तुम्हें मेरे साथ इस कार के अंदर पीछे बैठा देखें और कल पूरे कॉलेज में हमारे बारे में बातें हों। वो कार से उतर जाती है और फ्रंट सीट में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो चेन युआन की तरफ देखती है और नॉर्मली पूछती है, अब तुम खुश हो? चेन युआन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ली जियाओ बोलती है, ठीक है तो अब ड्राइव करो ना। ये सुनकर चेन युआन भी मुस्कुराने लगता है। इसके 2 मिनट बाद ली जियाओ उसे आवाज़ लगाती है और उसे खुद को आवाज़ लगाता हुआ देखकर चेन युआन मुस्कुराने लगता है। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ली जियाओ चेन युआन के हाथ की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ पैसेंजर सीट के ऊपर बिठाना चाहते थे? दरअसल चेन युआन ने अपना हाथ ली जियाओ के पैरों पर रखा हुआ था।